नमस्कार दोस्तों, आज हम आस्था वर्सेस विज्ञान पर डिस्कस करेंगे। और ये इसलिए क्योंकि आपको पता है कि कुंभ का आयोजन हरिद्वार में चल रहा है, जो कि हर 12 साल में भारत के 4 शहरों में अलग अलग समय में होता रहता है। तो इस बार का जो कुंभ है वो हरिद्वार में चल रहा है और इसी समय कोविड-19 जो है वो पूरे देश में सर उठाए हुआ है। हर दिन जो है 2 लाख, 2.5 लाख, पौने 3 लाख केसेस जो हैं वो आ रहे हैं पर डे। ऐसे में अगर वो स्नान करने जाएंगे तो ये संभावना बनती है कि बहुत सारे कोविड संक्रमित अगर वहाँ पर आ जाएं तो उससे संक्रमण जो है फैलने का चांस बढ़ जाएगा, जिससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। पिछले साल आपको पता है तबलीगी जमात एक संस्था है, तबलीगी जमात पर पूरे देश में बहुत सारी वार्तालाप हुआ था, बहुत सारा डिस्कशन हुआ था कि ये कैसे कोविड-19 के समय में भी अपना काम कर रहे हैं, अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं, धर्म को राज्य से ऊपर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात थी कि उस समय तबलीगी जमात पर डिस्कशन किया गया, लेकिन इस समय इस बात पर भी डिस्कशन करना मतलब औचित्यपूर्ण है कि कुंभ से क्या कोविड-19 नहीं फैल सकता। तो बड़ी एक मतलब चिंतनीय विषय हम कह सकते हैं, बड़ा कह लें कि ऐसा कि जिसको विश्वास न किया जाए जा सके, अविश्वसनीय बात कर दी। किसने कर दी? वो है मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत जी जो हैं। उन्होंने कहा, उनके स्टेटमेंट है यहाँ पर, यहाँ के जल में माँ गंगा का आशीर्वाद है, लिहाजा कोरोना नहीं होगा। अब देखिए कितनी ओछी टाइप की ये बातें हैं। अब ये कोई आम व्यक्ति अगर कहता, आम श्रद्धालु कहता तो बात समझ में आती, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब एक राज्य का मुख्यमंत्री, इतना बड़ा पद, इतना कह लें कि बड़े संवैधानिक पद पर वो बैठे हुए हैं, अगर वो ऐसी बातें करेंगे, यहाँ के जल में माँ गंगा का आशीर्वाद है, लिहाजा कोरोना नहीं होगा, तो ऐसी स्टेटमेंट एक श्रद्धालु, एक धर्म को मानने वाले व्यक्ति के मुंह से ठीक है, चलता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसी बातें निहायत ही अच्छी नहीं मानी जा सकती। और उस समय जबकि पिछले साल की तुलना में इस बार का कोविड-19 वाला ग्राफ जो है बहुत ही ज़्यादा ऊंचा चला जा रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 2 लाख, 2.5 लाख केस हर दिन आ रहे हैं। अब उनका ये जो वक्तव्य है ये दरअसल संविधान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ इस तरीके से है क्योंकि एक भाग है जिसको बोलते हैं मूल कर्तव्य वाला भाग। जैसे आपको पता है कि अनुच्छेद जो भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से संबंधित है। भाग 3 मूल अधिकार से है। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है। भाग 4 का जो है वो मूल कर्तव्य से रिलेटेड है, भाग 4 का। तो भाग 4 का जो है वो अनुच्छेद 51 का में इसका व्याख्या किया गया है, जिसमें 51(1)H वाले में, जैसे 11 है, इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं, तो भाग 51(1) में भी H वाला जो सब क्लॉज है उसमें कहा गया है कि हर नागरिक से वैज्ञानिक मनोवृत्ति और सुधार विकसित करने के कर्तव्य की अपेक्षा की गई है। अब ये जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति है, साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है या साइंटिफिक एटीट्यूड जो है, वो क्या मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य में दिखाई दे रही है? ये एक डिस्कशन करने का बिंदु हो सकता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के कहने पे बहुत से लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। वो जा सकते हैं कि नहीं, माँ गंगा का आशीर्वाद है, नहाओ धो, कुछ नहीं होगा, कोविड-19 कुछ नहीं करेगा हमारा। तो इन्फ्लुएंस ना हो, तो हमारे संविधान में कहा गया कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास किया जाए और सुधार, रिफॉर्म करने की बात की जाए। तो मूल कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा जान लें। नागरिक के जो अधिकार हैं और कर्तव्य जो हैं वो आपस में संबंधित हैं और पूरी तरीके से अविभाज्य हैं, उनको बांटा नहीं जा सकता है। अगर हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और बहुत सारे फ्रीडम हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसमें भी बहुत सारे हैं, अनुच्छेद 24, 25, 26
करके सारे दिए गए हैं, 25, 26, 27, 28 करके। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है, लेकिन अनुच्छेद 25 से 28 तक के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो राइट्स तो दिए गए हैं, लेकिन वहीं हमें बहुत सारे ड्यूटीज़ भी प्रोवाइड किए गए हैं, संविधान ने ही हमें प्रोवाइड किए हैं। तो ये जो ड्यूटीज़ हैं और जो राइट्स हैं, ये आपस में अविभाज्य हैं, इनको बांटा नहीं जा सकता है। अगर हम राइट्स की बातें कर रहे हैं तो हमें ड्यूटीज़ की भी बातें करनी पड़ेगी। हम केवल अपना ही पल्ला भारी करने का प्रयास नहीं करेंगे। मूल संविधान में जो मूल अधिकार है उसको रखा गया था और मूल कर्तव्य को जो है नहीं रखा गया था। यानी कि संविधान निर्माता जो थे वे इस बात को जरूरी नहीं समझे कि नागरिकों का कुछ मूल कर्तव्य होना चाहिए, उसको संविधान में जोड़ा जाए, लेकिन राज्य के कर्तव्य को उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया था। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, इसमें राज्य के क्या कर्तव्य हैं इसको तो परिभाषित किया गया था बाकायदे, लेकिन नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं राज्य के प्रति, देश के प्रति, उसकी व्याख्या नहीं की गई थी। तो 51 क में उसकी व्याख्या कर दिया गया था बाद में। तो राज्य के कर्तव्य को जोड़ा गया था नीति निर्देशक तत्व में, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं। फिर बाद में 1976 में नागरिक के जो मूल कर्तव्य हैं उसको संविधान में जोड़ा गया था। 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो 1976 में 10 मूल कर्तव्य हमारे पास थे, लेकिन फिर 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया था। तो कुल मिलाकर के 11 मूल कर्तव्य हो गए हमारे पास। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जो पूर्वी रूसी संविधान है, रूसी संविधान नहीं बल्कि पूर्वी रूसी संविधान, वहाँ से लिया गया था। और लोकतांत्रिक देश जैसे अमेरिका है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सभी संविधानों में नागरिक के जो कर्तव्य हैं उसको विश्लेषित नहीं किया गया है, उसको एनालाइज नहीं किया गया है कि नागरिकों के भी कर्तव्य होने चाहिए, लेकिन पूर्वी रूसी संविधान में इसको उल्लेखित किया गया था। तो वहाँ से हमारे संविधान जो स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी उसने वहाँ से उस चीज़ को लिया और अपने संविधान में 51 क में या 51 कह लें, उसमें इसको जगह दी गई भाग 4 क के अंतर्गत या भाग 4(1) के अंतर्गत। जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है, जबकि ये जो बड़े बड़े डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं यहाँ पर नहीं रखा गया, लेकिन जापान में संभावना व्यक्त किया गई कि वहाँ पर नागरिकों के कर्तव्य को रखा गया है। जबकि इसके विपरीत देखा जाए तो समाजवादी देश ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको इक्वली इम्पोर्टेंस दिया गया है। जो भी सोशलिस्ट वाले स्टेट्स हैं, जैसे कि इंडिया भी एक सोशल और कैपिटल दोनों प्रकार की राज्य से प्रभावित है, तो उसको मिक्स्ड इकोनॉमी वाला स्टेट कहा जाता है। तो यहाँ पर भी इसका बाकायदे प्रभाव पड़ा हुआ है, पूर्वी रूस के संविधान से लिया गया है। और रूस के संविधान में घोषणा की गई थी इस बात की कि नागरिकों के अधिकार, प्रयोग और स्वतंत्रता उनके कर्तव्य, उनके दायित्व के निष्पादन से अविभाज्य रहेंगे। राज्य के प्रति उनका भी कर्तव्य रहेगा और राज्य के प्रति सरकार का भी जो कर्तव्य रहेगा वो सब लिखा रहेगा बाकायदे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इन सबको देखते हुए 1976 में 1976 में स्वर्ण सिंह की समिति बनाई गई। कांग्रेस पार्टी उस समय थी सत्ता में, इंदिरा गांधी जी सरकार में थे। तो स्वर्ण सिंह समिति का गठन कर दिया गया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल, आपको पता है 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। 1975 से लेकर के 1977 तक करीब 1.5 साल तक, 18 महीने तक आपातकाल इमरजेंसी देश में लगा हुआ था। तो उस दौरान जो मूल कर्तव्य थे उनकी आवश्यकता से संबंधित संस्तुति देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। और समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को एक अलग पार्ट होना चाहिए, एक अलग हिस्से में उनको दिखाया जाए। तो 51 क या 51(1) उसमें लाया गया। तो इसमें बताया गया था कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा उनके कर्तव्य को भी निभाना आना चाहिए। केवल अपने राइट्स की बातें ना करें बल्कि अपने ड्यूटीज़ की भी बातें करें। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 42nd
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लाया गया 1976 में, और इसके माध्यम से संविधान में एक अलग भाग 4 क को जोड़ दिया गया। और इस नए भाग में केवल एक ही अनुच्छेद था और वह था अनुच्छेद 51 क, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को विशेष प्रकार से जगह मिली थी। तो मूल रूप से 10 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ दिया गया था। उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी वो कह लें सत्तारूढ़ थे, तो उसने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्य को न जोड़ा जाना ऐतिहासिक रूप से एक प्रकार की भूल थी, और उसने दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए थे उन्हें अब किया जा रहा है। अब बात सही भी है, राइट्स जो सिटीजन्स के हैं वो तो डिफाइंड होने ही चाहिए, और लेकिन उसकी कुछ कमियां भी हैं हमारे इसमें, कि जैसे उसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, या कुछ चीज़ें और हो सकती हैं जिसको कर्तव्य में जोड़ा जाना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, आलोचना का विषय हो सकता है। लेकिन हाँ, ये एक बात तो है कि जो ड्यूटीज़ हैं वो हमारे संविधान में नहीं डाले गए थे नागरिकों के लिए, तो ये बात तो डालनी ही चाहिए थे। हालांकि खैर बाद में 1976 में संशोधन करके डाल दिया गया। तो उस समय सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने भी ये चीज़ घोषित किया था कि हाँ, ये एक ऐतिहासिक भूल थी जिसको अब सुधार लिया गया है। और स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जब हुआ 1976 में पारित हुआ तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ध्यान दें कि स्वर्ण सिंह समिति जो थे SSS, उसने 8 मूल कर्तव्यों को संस्तुति किया था, उसका रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन फिर 2 और लगा करके 10 बना दिए गए थे। समिति द्वारा जो सिफारिश की गई थी उसको पार्टी ने पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया और संविधान में शामिल नहीं किया गया। कुछ चीज़ें उसमें से थी, जैसे 1-2 चीज़ें थी जो कि संस्तुत किया गया था, रिकमेंड किया गया था, लेकिन उसको पार्टी ने स्वीकार नहीं किया था। जैसे संसद किसी प्रकार की आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब तक कर सकती है जब तक कोई कर्तव्य के अनुपालन से इनकार कर दें। तो इस प्रकार की चीज़ें पार्टी ने नहीं मानी थी। तो 11 सूचियां हैं, उसको प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए। तो एक बार उसको पढ़ देता हूं तो आप उसको सुन सकते हैं कि मूल कर्तव्यों की जो सूची दी गई है 51 क में वो कौन कौन सी हैं। तो पहला जो उसमें है वो है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। थर्ड, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें ताकि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों की शिक्षा की अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 11 मूल कर्तव्य थे जिसको प्रत्येक नागरिकों को अनुपालन इसका करना चाहिए, क्योंकि जब वो राइट्स की बातें करते हैं तो न्याय तभी होगा जब वो अपनी ड्यूटीज़ को भी समझें। अगर उनको पता है कि सड़क पर चलना हमारा राइट है तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि जो ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं उसको पालन करना हमारा ड्यूटी है। अगर कहा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि उस रिलीजन के द्वारा किसी को हानि, किसी को गलत तरीके से इफेक्ट ना पहुँचे, उसका ख्याल रखें। तो ड्यूटी का भी अपना ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है।
तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कुछ ऐसी बात ना बोलें कि हमारे देश की सॉवरेनिटी जो है वो बिगड़ जाए, हमारी एकता जो इंटीग्रिटी है वो बिगड़ जाए। तो इन सब का ख्याल रखते हुए अपने राइट्स को हम पूरी तरीके से एंटरटेन करें, उसको मनाएं, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करें, लेकिन हाँ उसका दुरुपयोग ना करें, अपनी ड्यूटीज़ को भी भली भांति समझें। इसकी मूल कर्तव्य की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसकी आलोचना है, उसके क्या क्या महत्व हो सकते हैं। वर्मा समिति की टिप्पणियां थीं, तो उन सब के बारे में हम किसी अन्य दिन डिस्कशन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने एक जो आस्था वर्सेस विज्ञान वाली बात थी उसको हमने डिफ़ाइन करने का, थोड़ा सा डिस्कशन एनालाइज करने का प्रयास किया। तो आप इसमें अपनी राय दे सकते हैं कि क्या इस प्रकार के वक्तव्य एक मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा देता है, और इस पर आपके क्या विचार हैं। कि देखिए ये आस्था का विषय ठीक है, यहाँ के जल में माँ गंगा का आशीर्वाद है, लिहाजा कोरोना नहीं होगा, मतलब एक आस्था है ठीक है, लेकिन मतलब अंधा नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के लिए। माँ भी गुस्सा आ जाएंगी, कहेंगी बेटा जो है बड़ा नालायक है, तो जब कोविड फैल रहा है काहे को आकर के नहा रहे हो, घर में बैठो। तो माँ जब थोड़ा सा नाराज़गी हो जाएगी तो उनको कौन मनाएगा। माँ गंगा का प्रकोप जब चढ़ेगा, जाओ झेलो। जब पता है संविधान में बड़े बड़े धनुर्धर लोग बैठे थे, और वैसे भी जितने भी जो ब्यूरोक्रेसी होती है, नेता मंत्री होते हैं, वो आम आदमी तो होते नहीं हैं। जब वो किसी चीज़ को रिकमेंड कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है जो बातें कि हमें वैज्ञानिक चेतना का विकास करना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास करना है, तो आप उसको पीछे ढकेल करके आप आस्था ठीक है, उसका आदर करना बिल्कुल सही है, हम एक सेकुलर स्टेट में रहते हैं। लेकिन जब एक मजबूरी का विषय है तो उस समय हम अपनी आस्था को थोड़ा सा कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं नागरिकों के सुरक्षा की बात कही जा रही है। जब हम उन नागरिकों को बचा ही नहीं पाएंगे, उनके लाइफ को सिक्योर कर ही नहीं पाएंगे, तो उनके आस्था को लेकर के क्या कर पाएंगे। क्या उनके आस्था के ऊपर उनकी ज़िंदगी है, या उनकी ज़िंदगी के द्वारा उनकी आस्था को संचालित किया जाना चाहिए। तो ये एक बड़ा विषय है, तो इस पर आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक करके शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।